Friends, we are discussing about the रीजनल फीचर्स ऑफ द एशिया। तो हम लोग एशिया के क्षेत्रीय भौतिक विशेषताओं का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें साइबेरिया, पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया को हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो दक्षिण पूर्व एशिया में हम लोग आइलैंड पर बात कर रहे थे, जहां इंडोनेशिया आर्किपेलागो और फिलीपींस आर्किपेलागो हैं। इन दोनों के बीच सेलेबीज सी है, सेलेबीज सागर है, जिसका हम लोगों ने कल अध्ययन किया था। लेकिन इंडोनेशिया आर्किपेलागो में हम लोगों ने देखे थे 3 बड़े द्वीप जो हमें दिखाई पड़े थे। ये सबसे बड़ा आइलैंड द बोर्नियो, एंड अनदर वन सुमात्रा, and this one is Java. ये 3 मेजर द्वीप हम लोगों ने यहां पर देखे। ये है सुमात्रा, बोर्नियो और जावा। इन तीनों के बीच उपस्थित इस क्षेत्रीय सागर को, इस रीजनल वाटर को जावा सी कहते हैं, जिसका कलर एकदम व्हाइटिश है, यानी ये बहुत ही सैलो सी है। जिसकी डेप्थ अगर हम लोग देखें तो यहां डेप्थ का इंडिकेटर बना है। तो डेप्थ 0 यानी सी लेवल से अधिकतम 200 मीटर हो सकती है। 200 मीटर का मतलब हुआ कि 100 फैदम, 100 फैदम को हम लोग रफली 200 मीटर कह सकते हैं। यानी ये क्या होगा, जावासी वगैरह कॉन्टिनेंटल सेल्फ होंगे। अब हम दूसरे आइलैंड की बात करें, जैसे यहां सुम्बा, सुम्बाबा, फ्लोरेस, और यहां आ जाते हैं ये तिमोर, ऊपर ये सुलावेसी, सुलावेसी के दक्षिण में जाते हैं तो ये फ्लोरेस हैं। तो अगर हम चौथे प्रमुख द्वीप की बात करें जो इंडोनेशिया आर्किपेलागो में है, तो वो आपका सुलावेसी है। तो हम लोगों ने कल 3 बड़े आइलैंड पढ़ लिए थे जो आकार में सबसे बड़े हैं, बोर्नियो, सुमात्रा और जावा। अब इन सब में अगर हम लोग फीचर्स की बात करें तो अगला जो फीचर हम लोगों को जो लिखना होगा वो क्या होगा, दैट इज द सुलावेसी आइलैंड, सुलावेसी द्वीप। तो वन ऑफ द मेजर आइलैंड ऑफ इंडोनेशियन आर्किपेलागो। तो यह भी इंडोनेशिया आर्किपेलागो का एक प्रमुख द्वीप है। यह भी इंडोनेशिया आर्किपेलागो, सिंपल भाषा में आर्किपेलागो लिखने में अगर वक्त लग रहा है तो द्वीप समूह कह सकते हैं। आर्किपेलागो का एक
प्रमुख द्वीप है। It is also a major island into Indonesian आर्किपेलागो। अगर इन सब की हम लोग बात करते हैं तो ये बोर्नियो है, यहाँ ये जावा है, ये सुमात्रा है। तो इसके सामने यहाँ जैसे कोई जैस्मीन फ्लावर होता है उसकी तरह ये सुलावेसी आइलैंड है। तो ये तो सुमात्रा हो गया। और इधर से ये मलय पेनिनसुला है। यहाँ जो उपस्थित है कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर जावा सी है। अगर हम इधर आ जाते हैं तो ये सुलावेसी द्वीप है जिसको हम लोगों ने अपनी हेडिंग बनाया है। ये है सुलावेसी। तो सुलावेसी ऐसे स्टाइलिश लेटर के जैसा हमें दिखता है। हम लोग जरा फिजिकल मैप पर फिर देख लें। यही सुलावेसी है, स्टाइलिश के लेटर जैसा हमें टेढ़ा मेढ़ा दिखा। तो इधर बोर्नियो आइलैंड है जिसके किनारे किनारे ये पतला होता चला गया। यानी इस स्थिति पर ऐसे देखें तो थोड़ा और इसे बड़ा बनाएं तो और स्पष्ट हो जाएगा। ये सुलावेसी हो गया। तो इसके बीच जो यहाँ वाटर है ये बड़ा ध्यान रखने वाली वाटर बॉडी है। जरा नाम देखें, मक्कासर स्ट्रेट और वो है मलक्का स्ट्रेट। तो अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है कि मलक्का पूछा गया कि मक्कासर पूछा गया या मलुक्का सी पूछा गया। तो इन चीजों को अगर देखा जाए तो यही सुलावेसी का ये जो किनारा है, ऐसे बिल्कुल ये किनारा जो बना हुआ है, नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन ऑफ सुलावेसी, इट इज सराउंडेड बाय द वाटर फ्रॉम 3 साइड्स। यहाँ बहुत सारे पेनिनसुला हैं, बट दिस मिन्हासा पेनिनसुला इज पॉपुलर। तो मिन्हासा पेनिनसुला यहां देखें, इस पर यानी यही एरिया ऐसे एक्सटेंड सा कर रहा है। तो इसी सुलावेसी द्वीप का, सुलावेसी आइलैंड का ये हिस्सा क्या कहलाया? मिन्हासा प्रायद्वीप। मिन्हासा पेनिनसुला ये कहलाया। तो एक तो ये वाटर बॉडी हम लोगों को याद रखनी है जो कि बोर्नियो आइलैंड और सुलावेसी के बीच है। इट्स नेम इज मकासार स्ट्रेट। ये मकासार जल संधि है। तो अब हम लोग लोकेशन लिखें अगर इसकी, तो ये बोर्नियो द्वीप से और अधिक पूर्व की ओर स्थित है और इसके बीच में मकासार जल संधि है। तो अब अगर इसे हमें लिखना है तो जरा इसकी लोकेशन लिखते हैं। यह है बोर्नियो द्वीप, बड़ा सा द्वीप है। से पूर्व की ओर
स्थित है तथा मकासर जलसंधि द्वारा पृथक है। तो बोर्नियो और सुलावेसी के बीच जो जलसंधि है वो मकासर स्ट्रेट है। This means Sulawesi Island is located eastward to the Borneo and separated, या ऐसे लिख सकते हैं कि we can write also in this way, the Makassar Strait or state of Makassar is between Borneo and सुलावेसी, यानी सुलावेसी द्वीप और बोर्नियो के बीच जो जलसंधि है वो मकासर है। अब मकासर, मलक्का और मोलुका, तो मोलुका इज द नेम ऑफ सी, मलक्का इज द नेम ऑफ स्टेट, मोलुका इज द सी। इन तीन चीजों को जो कि बिल्कुल मिलते जुलते हैं हमें गौर से देख लेना है। So these are the small island known as Maluku, ये मालुकू है, and these are the मोलुक्का सी, ये मोलुक्का सी है। तो इस सुलावेसी का जो उत्तरी और पूर्वी भाग है वो मिन्हासा प्रायद्वीप कहा जाता है। द नॉर्थ ईस्ट part of Sulawesi is called, क्या कहा जाता है, ये मिन्हासा पेनिनसुला। इसे हम मिन्हासा पेनिनसुला कहते हैं। सुलावेसी द्वीप का उत्तरी पूर्वी भाग मिन्हासा प्रायद्वीप कहा जाता है। ये मिन्हासा हो गया। अगर हम लोग अब मिन्हासा को यानी सुलावेसी को अगर गौर से देखें तो अब ये छोटे छोटे द्वीपों के पास पहुंच जाता है, जहां पर यह अन्य द्वीपों, दिखाइए मालुकू, ये छोटे छोटे जो आइलैंड्स हैं इनसे पृथक है, और बीच का सागर ये मोलुक्का सी कहा जाता है। अब पेनिनसुला है तो फिर इसके एक और इधर भी सागर है, इधर भी सागर है, ये भी सागरीय जल है, तो तीन और जल से घिरा होगा। तो इसके ठीक नॉर्थ में सेलेवीज है, ये देखो सेलेवीज के नॉर्थ में फिर फिलीपींस आर्कीपेलाजो है। तो इस तरीके से
जो लोकेशन है तो फिलीपींस के साउथ में आएंगे तो सेलेबीज सी, और सेलेबीज सी के अगर हम साउथ में जाएंगे तो हमें सुलावेसी का मिन्हासा प्रायद्वीप मिलेगा। ये प्रायद्वीप छोटे द्वीपों यानी मालुकू से अलग है, किसके द्वारा? बाय द मलुक्का सी। तो मलुक्का सी भी हम लोगों से बहुत पूछा जाता है। सुलावेसी का मिन्हासा प्रायद्वीप मोलुका सागर द्वारा मोलुका, ये देखो मालुकू, एक्चुअली मालुकू द्वीपों से पृथक है। बहुत सारे यहां द्वीप हैं। ये है तो सुलावेसी का ये जो मिन्हासा हो गया। तो अब हम लोगों को 3 शब्द मिल गए। एक शब्द हम लोगों ने यहां से पढ़ा, स्टेट ऑफ मलाका, MALACCA। ये मलाका जल संधि है एम से। फिर इसके बाद जो अभी अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मक्कासर स्ट्रेट, और मक्कासर स्ट्रेट बोर्नियो और सुलावेसी के बीच है। सुलावेसी से फिर अगर हम नॉर्थ ईस्ट की ओर जाते हैं तो ये मोलुका सी है, और यहीं पर मालुकू द्वीप हैं जिनके पास इस सैलो वाटर को मलुक्का पैसेज कहा जाता है। तो यहाँ ज्यादातर चीजें यूज वाली हैं, और वहां पर वो जो मलक्का है उसमें ए है, तो इतना थोड़ा सा डिफरेंस है। अक्सर कंफ्यूजन करने के लिए ये बहुत है। अब बात आती है इससे और पूर्व की ओर कई छोटे छोटे द्वीप हैं, जैसे सेराम है, ये अक्सर चर्चा में रहता है, सुला है, बुरू है, ये है। लेकिन अगर हम देखें तो बांदा सी बहुत पॉपुलर रहता है क्योंकि रिलेटिवली इसकी जो डेप्थ है वो ज्यादा है। तो इधर ये सुलावेसी है, इधर सेराम है, और इधर तिमोर द्वीप है। तो अगर हम इन 3 द्वीपों के बीच एक गहरे सागर की बात करें जिसकी गहराई अन्य आसपास के क्षेत्रों से अधिक है, क्योंकि ये डार्क ब्लू कलर आपको दिख रहा होगा। डार्क ब्लू कलर का मतलब हो गया कि डेप्थ इज रिलेटिवली मोर देन द सराउंडिंग रीजन, यानी आसपास के क्षेत्रों से यहाँ की जो गहराई है वो अपेक्षाकृत ज्यादा है। तो सुलावेसी, सेराम और तिमोर द्वीपों के बीच अपेक्षाकृत गहरे सागर को हम बांदा सागर कहते हैं। तो बांदा सागर भी काफी पूछा जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ सुलावेसी का मोलुका सागर को लिख लिया था। तो मोलुका सी located between Sulawesi, Minasa of Sulawesi, and Maluku Island।
इनके ये बीच स्थित है। अब अगर हम लोग सुलावेसी, सेराम और तिमोर द्वीपों की बात करें तो इनके बीच अपेक्षाकृत अधिक गहराई वाला जो है बांदा सी है। लिख ले, बांदा सागर, कुछ लोग इसे बंदा सागर भी कह देते हैं। यह है सुलावेसी। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे जावा सागर पहले पूछा जाता था, अब बांदा सागर को पूछते हैं। यह है सुलावेसी, सेराम तथा तिमोर द्वीपों की बीच स्थित है। इतना यहां ध्यान रखना है। ये तो बांदा सी BANDA, a Sea of Banda, is located among the Sulawesi, सेराम एंड तिमोर। इन सबको एक बार देखना है तो ये दिमाग पर कुछ पड़ा रहेगा। छिछला गहरा सागर ऑस्ट्रेलिया और मलय प्रायद्वीप के बीच स्थित है और बीच बीच में यहाँ पर छोटे बड़े कई द्वीप हैं जिनको हम इंडोनेशिया आर्किपेलागो कहते हैं। ये मोटा मोटा यहाँ पर हमें याद रखना है। तो ये हो गया तिमोर आइलैंड। तो इतने द्वीपों के ये बीच स्थित सागर है। तो बांदा सी को हम लोगों ने इसलिए भी याद किया क्योंकि जो पुराना पैटर्न था कि जावा सागर किन द्वीपों के बीच है, तो जावा सागर सुमात्रा, बोर्नियो और जावा द्वीपों के बीच बताया गया। ठीक इसी तरीके से अब बांदा सागर पर क्वेश्चन बनते हैं। तो बांदा सागर जो है वो आपका सुलावेसी, सेराम और तिमोर आइलैंड के बीच है। और जो तिमोर द्वीप है वो आधा इंडोनेशिया के अंतर्गत आता है और आधा एक स्वतंत्र देश है जिसे हम पूर्वी तिमोर या लेस्ते तिमोर कहते हैं। लिख ले, तिमोर आइलैंड is a small island but divided into Indonesia Republic, Indonesia Republic and East Timor an independent small country. एक छोटा स्वतंत्र देश है, इंडिपेंडेंट स्मॉल कंट्री। ईस्ट तिमोर इनके बीच है। कहने का मतलब होता है कि जब लोग अपने हितों और संसाधनों के लिए अधिक जागरूक हो जाते हैं तो फिर कुछ आइसोलेशन के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। तो ईस्ट तिमोर के लोग जो है वो एक इंडोनेशिया एक बड़ा सा
द्वीपों से युक्त एक फेडरेशन जैसा है। और यहाँ पर आपने देखा होगा, अक्सर आप न्यूज और सब में सुनते रहते हैं कि इंडोनेशिया में सबसे अधिक मुस्लिम आबादी निवास करती है, फिर भी यहाँ पर लोगों को अपनी सांस्कृतिक स्वतंत्रता बहुत है। यानी विदिन द डोमिनेंस ऑफ द इस्लामिक फ्रेम द पीपल्स आर एंजॉइंग देयर कल्चरल फ्रीडम। तो जिसकी जहां पर जो पुरानी सांस्कृतिक सभ्यता है, संस्कृति है, वो उसे आज भी बनाए हुए हैं। तो एंशिएंट डेज में इस द्वीप समूह के कई द्वीपों पर भारतीय सभ्यता और संस्कृति का भी हमें प्रभाव दिखाई देता है। और अक्सर आप चर्चा में सुनते रहते हैं कि इंडोनेशिया के शैलो वाटर्स में उस जगह पर इस तरह की मूर्तियां स्थापित की गई, या वहां पर इस तरीके के गणेश भगवान या फलाने भगवान राम, जिसको भी लॉर्ड राम या लॉर्ड गणेश की मूर्तियां अंडर वाटर, यानी वो बताना चाहते हैं कि प्राचीन काल से है और वो टूरिज्म को भी बढ़ावा देते हैं। तो एक तरीके से यहाँ पर अक्सर हम लोग चर्चा में सुनते रहते हैं, इनकी लोकेशंस चर्चा में आती, और कब चर्चा में आ जाएं या पहले आई हो और फिर 1-2 महीने बाद कोई लोकेशन अगर चर्चा में किसी कारण से आती है तो मैं थोड़ा केयरफुली उस लोकेशन को देख लेना चाहिए। तो ये इंडिपेंडेंट एक स्मॉल कंट्री है जिसका नाम है ईस्ट तिमोर एंड इट्स कैपिटल इज दिल्ली, और इसकी जो राजधानी है वो DILLY या दिल्ली, DILI ये भी कहते हैं। The capital of East Timor is दिल्ली। तो पूर्वी तिमोर की जो राजधानी है वो दिल्ली है, DILI। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पर नोट किए। अब अगर तिमोर आइलैंड से हम दक्षिण में चले जाएंगे तो तिमोर सी है, तो लिख लें तिमोर द्वीप को। तिमोर द्वीप एक छोटा द्वीप है, छोटा स्मॉल है, किंतु इंडोनेशिया गणराज्य तथा पूर्वी तिमोर यानी तिमोर का पूर्वी भाग एक स्वतंत्र देश है। पूर्वी तिमोर देशों में बटा हुआ है। ये है पूर्वी तिमोर की राजधानी दिल्ली है। राजधानी क्या है इसकी? दिल्ली। दिल्ली जैसा नाम प्रतीत होता है। कैपिटल इज दिल्ली। अब अगर हम तिमोर के दक्षिण में जाते हैं तो हमें तिमोर सागर दिखाई देता है। साउथवर्ड टू तिमोर आइलैंड Timor Sea is located। ये है, ये दिख जाएगा अब आपको कि दक्षिण की ओर ये तिमोर सागर है। अगर और दक्षिण में हम चले जाएंगे तिमोर सागर से तो हम ऑस्ट्रेलिया के तट पर पहुंच जाएंगे।
तो एक तरीके से तिमोर सागर और ये बांदा सागर, इनके डार्क कलर हैं, ये गहरे सागर हैं जो इंडोनेशिया आर्कीपेलाजो को ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट से अलग कर देते हैं। तो तिमोर सागर जो है वो इंडोनेशिया द्वीप समूह को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से अलग कर देता है। तो लिख लें, तिमोर द्वीप से दक्षिण की ओर तिमोर सागर स्थित है। और तिमोर सागर की अपनी क्या खासियत है? तिमोर सागर ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया द्वीप समूह को पृथक करता है। Timor Sea separates the Indonesia archipelago from Australia. कॉन्टिनेंट। तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से इसको अलग कर देता है। तो कौन सा सागर इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया को अलग करता है? तो आंसर हमारा हो जाएगा तिमोर सागर। इंडोनेशिया द्वीप समूह यानी आर्कीपेलाजो तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को पृथक करता है। इसलिए ये बहुत पूछा जाता है कि ये कहां उपस्थित है। ये इसकी स्थिति हो गई। यानी अब अगर हम लोग थोड़ा मैप से यहां समझने की कोशिश करें तो ये मलय पेनिनसुला है, ये सुमात्रा है, ये बोर्नियो है, ये जावा है और ये सुलावेसी है। सुलावेसी से इधर हमें सेराम आइलैंड दिखा, इधर मोलाकू आइलैंड्स दिखे और इधर चले जाएं तो ये तिमोर आइलैंड, और तिमोर आइलैंड के इस पूर्वी भाग पर हमें यहाँ ये ईस्ट तिमोर मिला। ईस्ट तिमोर से अगर हम साउथ की ओर जा रहे हैं तो ये हमें तिमोर सागर दिख गया। तिमोर सी मिल गया। अब अगर हम इस तिमोर सी से फर्दर साउथ ईस्ट की ओर चलते हैं तो अब हमें यहां ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप मिल जाएगा। ये इस तरीके से, तो ये इधर ऑस्ट्रेलिया और ये रहा तिमोर द्वीप। तिमोर आइलैंड से दक्षिण और पूर्व की ओर तिमोर सागर।
और यहाँ ऑस्ट्रेलिया के किनारे के सागर हमें जैसे अराफोरा ये दिखाई देंगे, ये गल्फ ऑफ कारपेंटरिया ये मिल जाएगी, यहाँ हमें देखें तो कोरल सी मिल जाएगा। और इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया का ये जो उत्तरी भाग है इसे हम लोगों ने बनाया, ये केप यॉर्क पेनिनसुला कहा जाता है। और जब यहाँ पहुंचेंगे तो एक और ऑस्ट्रेलिया का हमें उल्लेखनीय द्वीप दिखाई देगा, और इस उल्लेखनीय द्वीप का भी जो पश्चिमी भाग है वो इंडोनेशिया में है, लेकिन ये जो पूर्वी भाग है वो स्वतंत्र देश है, जिसे हम पापुआ न्यू गिनी कहते हैं। ये है तो पापुआ न्यू गिनी। यहां आपको एक जल संधि यानी स्ट्रेट दिखाई देगी, जिससे कि ऑस्ट्रेलिया का केप यॉर्क प्रायद्वीप और ये पापुआ का न्यू गिनी आइलैंड अलग हो जाता है। तो इस तरीके से अगर यहाँ के हम रीजनल मैप को देखेंगे तो ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी। फिर भी यहाँ हम लोग रिवाइज कर लें तो यहाँ पर जो हम लोगों ने जल संधि पढ़ी वो कौन सी जल संधि है? मलक्का। कौन सी जल संधि है? मलक्का। और यहाँ जो जल संधि पढ़ी बोर्नियो और सुलावेसी के बीच माकासर। यहाँ जो सी पढ़ा वो है मोलुका सी, और यहाँ के इन द्वीपों को हम लोग मालुकू द्वीप कहते हैं। यहाँ जो बीच में जो गहरा सागर दिखाई दिया, एंड इट्स नेम इज बांदा सी, BANDA, सी ऑफ बांदा। के बाद हमें ये तिमोर सी दिखता है। तो इस तरीके से इंडोनेशिया आर्किपेलागो बहुत से द्वीपों का एक समूह है, जिसके लगभग हमें 1100 से ज्यादा द्वीप के नाम वगैरह पता हैं, और इससे भी ज्यादा कई छोटे द्वीप जो हमें एटलस पर नहीं दिखाई देते उपस्थित हैं। यहाँ के अधिकांश जो द्वीप हैं इस आर्किपेलागो के वो ज्वालामुखीय उत्पत्ति के हैं। हम लोग अपने मैप पर समूह को देखने के लिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये अराफोरा सी वगैरह इन्होंने दिखा दिया, और ये जो हिस्सा है ये न्यू गिनी आइलैंड का है, जिसमें ये जो भाग है पश्चिमी, जिसे हम इरियन जाया कहते हैं, ये इंडोनेशिया के पास है। और जो पूर्वी भाग है इसका वो एक अलग देश है, जिसे हम पापुआ न्यू गिनी बोलते हैं। क्लियर? तो ये सेराम आइलैंड और इसके बीच जो सागर उपस्थित है उसे हम सेराम सी कह देते हैं। तो दिस इज द सेराम सी। ये सेराम सागर है। इन सभी को अगर गौर से देखा जाए तो ये छिछले अपेक्षाकृत सागर हैं, यानी कभी ये पूरी भूमि हमारे मलय पेनिनसुला से अटैच थी, लेकिन ये भूमि में धसाव हो गया, और धसान होने से अब यहाँ एक कॉन्टिनेंटल शेल्फ बन गए, जो कि ये डूबा हुआ जलनिमग्न तट बन गए। अर्थात प्राचीन काल में जब ऑस्ट्रेलिया यहाँ के मलक्का और भारतीय प्रायद्वीप के संपर्क में था तो ये पूरी भूमि जुड़ी हुई थी, लेकिन सागरीय अवतलन के कारण, प्रशांत प्लेट के नीचे दबने के कारण ये भूभाग छिछले जल से ढक गया है, और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट जो है वो अलग दिखाई देता है।
इसका मूल कारण अगर हम यहाँ के जीव जंतुओं को देखें तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर हमें विशिष्ट प्रकार के जंतु मिलते हैं। तो मार्सुपियल्स आपने नाम सुना होगा, कैंगारू का नाम सुना होगा। तो जो कैंगारू वगैरह हैं, इनके पास जो ये बच्चे को अपने जन्म देते हैं तो इनका जो बच्चा होता है अभी शारीरिक रूप से अन्य जो जंगली या वाइल्ड लाइफ होते हैं उनके शिशु शारीरिक रूप से काफी समर्थ होते हैं और वो अपना खाना खाने और भाग दौड़ करके रक्षा करने में अपेक्षाकृत चैतन्य होते हैं। तो दे आर मोर अडेप्टेड। लेकिन कंगारू का ये जो स्मॉल वंस होते हैं वो इतने छोटे हैं कि वो इसीलिए उनको और अधिक पोषण और सुरक्षा की जरूरत होती है। तो ये अपने एब्डोमेन पर एक अलग से धानी यानी झिल्ली बना लेते हैं और उसमें वो शिशु बैठा रहता है और ऐसे इस प्रजाति को मार्सुपियल्स कहते हैं। तो इसके आधार पर जो ऑस्ट्रेलिया का जो जैव जगत है, जिसे हम ऑस्ट्रेलिया का बायोजियोग्राफिकल अगर हम रीजन कहें तो ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जहां के जीव जंतु थोड़े अलग हैं, वो बिल्कुल स्पष्ट दुनिया से अलग हो जाते हैं। इस बात को जो बायोजियोग्राफर थे मिस्टर वेलेस ने आइडेंटिफाई किया। इसीलिए इस इंडोनेशिया द्वीप समूह के इन छिछले जो जलराशियां हैं, जो सागर हैं, इन सबको एक तरीके से वेलेस लाइन के अंतर्गत रखा जाता है। तो चूंकि ऑस्ट्रेलिया जब अन्य प्रजातियों का विकास हुआ, खासकर मैमल्स मानी स्तनपाई जब प्रजातियों का विकास हुआ, तब तक ऑस्ट्रेलिया जो है वो भारतीय प्रायद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया से पृथक हो चुका था। इसीलिए यहाँ पर जो स्तनपाइयों का जो विकास है दुनिया के अन्य भागों से हमें अलग दिखाई देता है। और स्तनपाइयों में, यहाँ चौपाइयों में जो कंगारू है वो एक विशिष्ट जीव प्रतीत होता है। यानी उसका जो इवोल्यूशन हुआ है वो ऑस्ट्रेलिया के बदलते क्लाइमेट और भौगोलिक दशाओं के अनुरूप है। तो बहुत से लोग ऑस्ट्रेलिया को इसी कंगारू के द्वारा चिन्हित करते हैं। तो यहाँ पर कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या फैक्ट्स हम लोगों से पूछे जाते हैं। तो हम लोगों ने अभी कहाँ तक लिख लिया था, हम लोग तिमोर सी तक इसका डिस्क्रिप्शन कर चुके हैं। अब बात आती है कि इसी का इंडोनेशिया द्वीप समूह का पपुआ न्यू गिनी यानी न्यू गिनी द्वीप भी है। तो न्यू गिनी आइलैंड, न्यू गिनी द्वीप। तो न्यू गिनी द्वीप ये इंडोनेशिया द्वीप समूह का आर्कीपेलागो का सबसे या सर्वाधिक पूर्वी द्वीप है। न्यू गिनी इंडोनेशिया आर्कीपेलागो का सर्वाधिक पूर्वी द्वीप है। इसके बाद फिर इंडोनेशिया आर्कीपेलागो नहीं है। जैसे सुमात्रा से पश्चिम में इंडोनेशिया आर्कीपेलागो नहीं है, ठीक उसी तरीके से इस न्यू गिनी आइलैंड के और अधिक पूर्व में फिर इंडोनेशिया आर्कीपेलागो नहीं है। तो न्यू गिनी इंडोनेशिया आर्कीपेलागो का सर्वाधिक पूर्वी द्वीप है। न्यू गिनी island, its easternmost island of
इंडोनेशियन आर्कीपेलागो, ये है। लेकिन ये पूरा का पूरा द्वीप इंडोनेशिया देश के अंतर्गत नहीं आता, किंतु इस द्वीप का पूर्वी भाग पापुआ, पापुआ जनजाति है, जनजाति समूह पापुआ कहा जाता है। न्यू गिनी देश के अंतर्गत आता है। ये तो ये हम लोगों ने यहाँ पर एक कन्वेंशनल जानकारी प्राप्त कर ली। लेकिन आज अगर हम इस पूरे इंडोनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड और उनके वाटर को कहते हैं तो इट इज नोन एज इंडो पैसिफिक रीजन। इस समय जो भू राजनीतिक शब्दावली बहुत ज्यादा चर्चा में है इंडोनेशिया और उसके आसपास के जल क्षेत्रों के लिए, उसे हम कहते हैं इंडो पैसिफिक रीजन, यानी हिंद प्रशांत क्षेत्र। इंडोनेशिया द्वीप एवं निकटवर्ती सागरीय क्षेत्र, ये शब्दावली आपको मेंस में लिखने के काम आएगी। कौन सी शब्दावली? इंडो पैसिफिक रीजन, सागरीय क्षेत्र, हिंद प्रशांत क्षेत्र, इंडो पैसिफिक रीजन कहा जाता है। और इंडो पैसिफिक रीजन जो है वो, अगर हम लोग अब ऑस्ट्रेलिया के एशिया के और इन सब के मैप की ओर देखें तो ये जो इलाका है यहाँ, ये इंडिया, मलय, वियतनाम, चाइना और ये रहे न्यूजीलैंड। अगर हम यहाँ सामने चले जाएं तो अगर इस लाइन को ऐसे खींच दें तो ये इक्वेटर है, और इक्वेटर से अगर हम इस ओर आ जाएं तो हमें यहाँ पर ये साउथ अमेरिका दिखाई देगा। साउथ अमेरिका एक नैरो लैंड पनामा स्थमस से ये कनेक्ट है नॉर्थ अमेरिका से, तो ये एरिया हमें नॉर्थ अमेरिका के दिखाई देंगे, ये साउथ अमेरिका। और ये बीच में जो पूरा इलाका बन गया तो इस हिस्से को हम नॉर्थ पैसिफिक सी, उत्तरी प्रशांत महासागर, और इसको हम लोग साउथ पैसिफिक सी यानी दक्षिणी प्रशांत महासागर कहेंगे। तो नॉर्थ पैसिफिक सी और ये इस पूरे इलाके को हम इंडो पैसिफिक रीजन कहा जाता है। यहां अगर हम लोग जाएं तो फिर ये
फिलीपींस के आइलैंड पड़े हुए हैं। तो यहाँ ये फिलीपींस आर्कीपेलाजो है, ये आपका इंडोनेशियन आर्कीपेलाजो है, और इन्हीं को मिलाकर के जिस क्षेत्र का नाम हमने दिया है, इधर से इंडियन ओशन, इंडो, इधर से पैसिफिक ओशन, इंडो पैसिफिक रीजन कहते हैं। यानी ये जो चीन का साउथ चाइना सी का इशू है, उसी साउथ चाइना सी को इंडो पैसिफिक रीजन का एक हिस्सा माना जाता है, जिसे इंडो पैसिफिक न मानते हुए चाइना उसे अपना सीमांतीय सागर घोषित करता है। तो ऑस्ट्रेलिया के अपने सामरिक हित, मैरीटाइम, उत्तर की ओर से जापान के सामरिक हित और इंडिया के सामरिक हित तथा साथ में यूएस के सामरिक हित यहां जुड़ जाते हैं। इसीलिए यहां पर इन चार देशों, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और उत्तर की ओर से कौन, जापान, और उत्तर पूर्व की ओर से यहां यूएसए, इनके जुड़ते हैं, जिसे इंडो पैसिफिक क्वाड कहा जाता है। इंडो पैसिफिक क्वाड यानी कि हिंद प्रशांत महासागरीय क्षेत्र का ये चतुष्कोणीय संतुलन या शक्तियां। तो ये जब लोकेशन रहती है, दूसरा हम लोग यहाँ ज्योग्राफी के आधार पर बात करते हैं कि ये नैरो वाटर, शैलो वाटर ये कभी नहीं थे, और ये पूरा भूभाग ऑस्ट्रेलिया किधर की ओर खिसक गया है। तो शिफ्टिंग ऑफ जो ऑस्ट्रेलिया हुई है वो इधर की ओर हुई है, साउथ ईस्ट की ओर हुई है। या हम ये कहें कि एशियन जो कॉन्टिनेंट हिस्सा है ये नॉर्थ की ओर चला गया है। ऐसे तो अक्सर हम लोग यही कहते हैं कि जो इंडिया वाला जो भूभाग है वो उत्तर की ओर खिसक गया है, या हम ये कहें कि ऑस्ट्रेलिया हमसे और अधिक दक्षिण पूरब की ओर खिसक गया है, जिससे इंडोनेशिया द्वीप समूह की उत्पत्ति हुई है। और यहाँ पर ज्वालामुखी गतिविधियां बहुत एक्टिव रही हैं। तो ये अगर देखा जाए तो हम लोग पहले भी जब देख रहे थे तो ये रिंग ऑफ फायर पर स्थित है। तो इंडोनेशिया आर्कीपेलाजो किस पर स्थित है, रिंग ऑफ फायर पर है। तो यहां से कई इंपॉर्टेंट चीजें बनती हैं, जरा लिख लें। इंडोनेशिया आर्कीपेलाजो अग्निव्रत यानी रिंग ऑफ फायर पर स्थित है, और रिंग ऑफ फायर में हम लोग जानते हैं कि प्रशांत महासागरीय जो प्लेट है वह अपने पड़ोसी प्लेटों के नीचे दब रही है। तो रिंग ऑफ फायर पर प्रशांत महासागरीय प्लेट का अवतलन होता रहता है। इंडोनेशियन आर्कीपेलाजो is located at ring of fire क्योंकि ये प्रशांत महासागर की परिधि है, सरकमफेरेंस ऑफ पैसिफिक बेल्ट। तो इंडोनेशियन आर्कीपेलाजो इज लोकेटेड एट रिंग ऑफ फायर, ये रिंग ऑफ फायर पर स्थित है, और रिंग ऑफ फायर में प्रशांत महासागरीय प्लेट का
अवतलन जारी है। अग्निव्रत पर प्रशांत प्लेट के सीमांत या किनारे अवतलित हो रहे हैं। हम लोग जानते हैं कौन सी प्लेट नीचे धंसती है या बैठती है, तो वही प्लेट नीचे धंसती या बैठती है जो कि अधिक सघन होती है, डेंस होती है। तो जो कॉन्टिनेंटल पार्ट होंगे वो रिलेटिवली कम घनत्व वाले होंगे, और जबकि महासागरीय प्लेट की डेंसिटी ज्यादा होगी। तो महासागरीय प्लेट या तली का घनत्व जब हम लोग बताते हैं निचली क्रस्ट का, तो 2.9 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, और जबकि महाद्वीपीय का जब बताते हैं तो 2.7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इन आधारों पर जो डेंसिटी वेरिएशन है हम उससे भी समझ सकते हैं। तो जो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंटल पार्ट है, एशियन कॉन्टिनेंटल पार्ट है, जो यहाँ प्रशांत की परिधि से किनारे से कन्वर्ज कर रहे हैं, अभिसरित हो रहे हैं, वहां पर प्रशांत का हिस्सा नीचे बैठ रहा है, नीचे दब रहा है, और प्रशांत प्लेट के सीमांत अथवा किनारे अवतलित हो रहे हैं। ये बात सबको पता है, और प्लेट टेक्टोनिक पर भी हम लोगों ने पढ़ा था। और जब अवतलित होता है सागरीय किनारा कॉन्टिनेंटल प्लेट किनारे के नीचे, तो बेनी ऑफ जोन का निर्माण होता है, जिससे यहाँ पर ज्वालामुखी गतिविधियां और सागर तली की हलचल और उस हलचल के कारण सुनामी वगैरह भी प्रकट होती रहती है। तो ड्यू टू subsidence of the oceanic margin, the Benioff of zone are formed, and from the Benioff of zone uprising of magma takes place with the upthrust. So the active volcanism, यहाँ सक्रिय ज्वालामुखीयता और यहाँ तक कि ट्रिमर्स यानी कंपन मिलते हैं, और जब इन्हीं कंपनों की ऊर्जा जल को ट्रांसफर हो जाती है तो फिर महासागरीय जल भी तीव्र तरंगों के रूप में तटों की ओर दौड़ता है, जिन्हें हम सुनामी कहते हैं। तो सुनामी का क्षेत्र है ये, ज्वालामुखी सक्रियता का क्षेत्र है, और प्लेट का अवतलन होता है। और जब ये लगातार यहाँ पर अवतलन जारी रहे तो यहाँ पर कई सीमांत सागर बन गए। जैसे हम लोगों ने जावा सी पढ़ा, साउथ चाइना सी इसके ठीक उत्तर की ओर देखा, फिर हम लोगों ने बांदा सी देखा, तिमोर सी देखा, अराफुरा, गल्फ ऑफ कारपेंटरिया, ये सब वो इलाके हैं जो कि दक्षिण पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच बन गए, और ज्वालामुखी गतिविधियों से नवीन भूमियों का निर्माण हुआ, जिन्हें हम इंडोनेशियन आर्कीपेलागो कहते हैं। तो इस तरीके से हमें कई चीजें यहाँ पर पता लग रही हैं। इस ग्रुप ऑफ आइलैंड को बड़ी शिद्दत यानी मेहनत के साथ पढ़ने से हमें कई फायदे हो रहे हैं। तो इसीलिए मैप देखना एक बार जरूरी है। फिर मैप की चीजें कैसे, किस कंसेप्ट से हम रिलेट करें, ये दूसरी बात होती है। लेकिन इस डर से कि हमें ये कैसे याद होंगे और हम आधा अधूरा पढ़ लेते हैं, अगला क्वेश्चन जब बन जाता है तो फिर हम वहीं पर ट्रैप हो जाते हैं। तो एक्चुअली इट इज आवर लेजीनेस and the lack of our energy and keenness to prepare for the civil services is the main enemy. यही मुख्य जो दुश्मन है हम लोगों का सिविल सेवा की तैयारी में, वो हमारी अपना सुस्ती और पहले से ये मान लेना कि ये फैक्ट्स हमें कैसे याद होंगे, तो हमें नहीं पढ़ना है। फैक्ट्स को आप पढ़कर के छोड़ दीजिए। जैसे जैसे कंसेप्ट्स आएंगे तो फैक्ट्स को मैक्सिमम कोशिश करिए कंसेप्ट से जोड़ने की।
तब आपको ये, अगर आप 10 फैक्ट पढ़ रहे हैं तो उसमें से काफी कुछ तो ऐसे ही याद हो जाएंगे और जरूरत पड़ने पर भी याद आते रहते हैं। तो हमेशा फैक्ट के द्वारा बांदा सी, तिमोर सी, अब आपने पीसीएस के लिए तैयार किया था पुराने पद्धति में जावा सागर कहाँ है, तो कुछ लोग वहीं जावा सागर पर ही बैठे होंगे, बस यही आएगा। और यही उनके, जैसे कि ऑस्ट्रिच सैंड में अपना सर छुपा लेता है, सोचता हम छिप गए हैं, यही तकनीक उनके लिए घातक सिद्ध होती है। तो अगर हम उसी इलाके में कोई ऐसा भी सागर देखते हैं जो पुनः 3 द्वीपों से घिर जाए, तो फिर अगले साल जब बांदा सी पर जब क्वेश्चन आ गया तो फिर लोग ठगे रह गए कि दिस इज द चीटिंग। फिर उन्होंने कहा कि ये यूपी कमीशन ने हमसे चीटिंग कर ली। एक्चुअली चीटिंग नहीं की है, वो अपना सर शुतुरमुर्ग की तरह, ऑस्ट्रिच की तरह उसी रेत के ढेर में छिपा लेते थे, बाकी शुतुरमुर्ग दिख रहा है। तो यही है, हम लोग क्वेश्चन पढ़ें, देखें, लेकिन उसको एटलस पर देखें। अगर कोई शब्दावली सामने आती है तो एनसीईआरटी से हम लोग क्लियर करें, और इस तरीके के जो फैक्ट्स हैं इनको खुद नोट करें, तो अपने आप आपके नोट्स छोटे रहेंगे और किसी के द्वारा बनाए गए नोट्स वो आपको रटने नहीं पड़ेंगे, बोझ नहीं लगेगा। इसीलिए हम आपको यहाँ पर खुद सिखा रहे हैं कि हम देख करके कैसे नोट्स बनाएं। इसके लिए कोई बुक नहीं होती। अक्सर लोग सोचते हैं एक बुक बता दी जाए। यहाँ एनसीईआरटी के अलग अलग कंसेप्ट हम मैप पर जोड़ते रहते हैं, क्योंकि वो कंसेप्ट तो हमें पढ़ने ही हैं, और फिर जब पढ़ेंगे तो फिर इस इलाके का नाम लेंगे। जैसे कि हम लोगों ने प्लेट टेक्टोनिक का कंसेप्ट पढ़ा, रिंग ऑफ फायर पढ़ा, लेकिन रिंग ऑफ फायर को अब यहाँ इंडोनेशियन ग्रुप ऑफ आइलैंड से जोड़ लिया। तो अग्निव्रत पर प्रशांत प्लेट के सीमांत या किनारे अवतलित हो रहे हैं, तो वो धंसते रहते हैं। तो इससे यहाँ पर ज्वालामुखीय घटनाओं और सुनामी के आने की हमेशा संभावना बनी रहती है। लिख लें, द मार्जिन ऑफ पैसिफिक प्लेट are subsiding at a ring of fire अब तो जब रिंग ऑफ फायर में ये सबसिस्टेंस हो रहा है, और जहां सबसिस्टेंस होते हैं वहां डिस्ट्रक्टिव मार्जिन होते हैं, क्योंकि प्लेट का किनारा यानी क्रस्ट मुड़कर नीचे जाती है, गलती है। तो मार्जिन ऑफ पैसिफिक प्लेट आर सबसाइडिंग एट रिंग ऑफ फायर। तो फिर अब यहां क्या हो रहा है, जिससे इंडोनेशियन द्वीप समूह में या इंडोनेशियन आर्कीपेलाजो में ज्वालामुखी सक्रियता तथा सुनामी तरंगों का प्रकट होना एक प्रकट होना स्वाभाविक प्राकृतिक घटनाएं हैं। एक्टिव वोल्केनिज्म,
सुनामी like natural phenomena occurs in Indonesian archipelago. तो इंडोनेशियन आर्किपेलाजो में ये चीजें स्वाभाविक रूप से चलती रहती हैं और सागर तली के अवतलित होने से ऑस्ट्रेलिया की भूमि दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया से पृथक हो गई है, क्योंकि यहाँ पर कई सीमांत सागरों का निर्माण हो गया है। तथा ऑस्ट्रेलिया की भूमि दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया से सीमांत सागरों द्वारा पृथक हो गया है, पृथक हो गई है। So the land of Australia got separated from South and Southeast Asia. तो फिर अब ऑस्ट्रेलिया का जैवमंडल शेष दुनिया के जैवमंडलों से भिन्न हो गया है और यही जो जलराशियां हैं अब वेलिस लाइन कही जाती हैं। इंडोनेशिया की जलराशियां वेलिस रेखा कहलाती हैं। The water bodies of Indonesia or the waters of Indonesia are called Wallace Line, name of the scholar. Wallace Line क्यों? इससे ऑस्ट्रेलिया का जो अपना जैव जगत है वो शेष दुनिया के जैव जगत से अलग हो जाता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जैव जगत शेष दुनिया से पृथक हो जाता है।
as बायोजोग्राफिकल रीजन, या जैव भूगोल भी कह सकते हैं, जैव जगत या जैव भूगोल, बायोजोग्राफिकल रीजन of Australia becomes distinct from rest of the world. Rest of the world. यानी एक तरीके से अगर हम यहां ब्रैकेट में लिख लें, कंगारू, मार्सुपियल्स, ये इससे हमें याद आ जाएगा कि यहाँ कंगारू या आंट ईटर कुछ ऐसी अनोखी प्रजातियां मिलती हैं जो कि विश्व के अन्य भागों में नहीं मिलती। तो डिस्टिंक्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ये हमें दिखाई देते हैं। तो वेलिस लाइन एक तो हमें पता लग गई। तो वेलिस लाइन को अगर हम लोग अपने यहाँ इस पर देखें तो ऑस्ट्रेलिया वाला, और इसका हमने एक करेक्टिव मैप बनाया है। तो इस लाइन को अगर हम यही रिंग ऑफ फायर के साथ देखें तो दिस इज द वेलिस लाइन। उसी के रिंग ऑफ फायर के पैरेलल ये हमने रेड लाइन शो कर दी है, एंड दिस रेड लाइन इज वेलिस लाइन आफ्टर द ज्योग्राफर मिस्टर वेलिस। तो वेलिस के नाम पर है। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए, फिर भी हम लोग इस शैलो वाटर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया को कई क्रम में पढ़ते हैं। जैसे जब बात लानीना और अल-नीना की आती है, तो जो शैलो वाटर्स होते हैं ये अगर देखा जाए तो जहां बहुत गहरे सागर हैं और जहां छिछले सागर हैं, इनमें थर्मल एक्सचेंज यानी वो पानी जहां कम है और वह पानी जो मात्रा में ज्यादा है, तो जल्दी से ठंडा और गर्म वही वाटर होता है जो मात्रा में कम है। तो शैलो वाटर्स ऑफ इंडोनेशिया गेट क्विकली और रिलेटिवली वार्मर एंड कूलर देन द सराउंडिंग वाटर्स ऑफ इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन। तो जो इंडोनेशिया के ये जो छिछले जल होते हैं वह हिंद और प्रशांत महासागर के अन्य भागों की तुलना में जल्दी से गर्म और ठंडे होते हैं। तो जब ये गर्म और जल्दी से ठंडे होते हैं तो इनके गर्म होने से यहाँ से वायु ऊपर की ओर उठती है। तो यहाँ पर लो प्रेशर बनते हैं, जिससे प्रशांत महासागर की ओर से भी सतह पर पवन यानी विंड सिस्टम और हिंद महासागर की ओर से भी सतह पर विंड सिस्टम डेवलप होते हैं, जिन्हें हम लोग ला नीना कहते हैं। क्या कहेंगे? ला नीना। ये भारतीय हिंद महासागर में चलने वाले किस दक्षिण पश्चिम मानसून को सहारा प्रदान करता है, तो इसीलिए हम इसे ला नीना कहते हैं। लेकिन अगर यही सिस्टम जो एयर का ऊपर उठ रहा था किसी कारण से अब अगर ये नीचे आने लगे तो यहाँ लो प्रेशर के बजाय हाई प्रेशर होंगे और विंड सर्कुलेशन अब उलट जाएगा। तो जो रिवर्स पैटर्न होगा, नॉर्मल के बजाय अब ये एबनॉर्मल होगा, तो इस एबनॉर्मल सर्कुलेशन को हम लोग अल नीना कहते हैं। और ये अल नीना आने वाले जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून को यहाँ बे ऑफ बंगाल और उसके आगे अरेबियन सी में ही स्टेगनेंट करने की कोशिश करती है, उसे अपोज करती है, रोकती है, जिससे कि भारत में पहुंचने वाले इन दक्षिण पश्चिमी मानसून को देरी हो जाती है। तो इट बिकम्स द वन ऑफ मेजर कॉज
in the delay of the arrival of summer monsoon over the South Asia means इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो दक्षिण एशिया या भारतीय उपमहाद्वीप को यही जो अल नीना है, अल नीनो भी कहते हैं, यानी बिकॉज ऑफ द फ्रिक्वेंट एंड इरेटिक नेचर ऑफ द इंडोनेशियन वाटर्स, थर्मल फ्रिक्वेंट एंड इरेटिक नेचर ऑफ इंडोनेशियन वाटर्स। तो इंडोनेशियाई जलों के जो तापीय स्वभाव है वो जल्दी जल्दी बदलते हैं, बड़े ही अनिश्चित हैं, और उसकी वजह से यहाँ का महासागरीय सतह और वायु परिसंचरण प्रभावित होता है। तो द शैलो वाटर्स ऑफ इंडोनेशिया ऑल्सो प्ले द की रोल इनटू द वॉकर सेल। और ये जो बात थी, इसे एक तरीके से जो महासागरीय सतह पर प्रवाह जल का और उससे रगड़ने वाली वायु प्रवाह को लेकर के मिस्टर वॉकर ने, गिलबर्ट वॉकर ने अपनी जो खोज की थी, तो इसे वॉकर सेल भी कहते हैं। तो इंडोनेशियाई शैलो वाटर्स ऑल्सो प्ले द की रोल इन द वॉकर सेल। इफ द वॉकर सेल इज नॉर्मल देन ला नीना, इफ द वॉकर सेल इज एबनॉर्मल देन अल नीना आर क्रिएटेड। आप लोग देख रहे होंगे जिस ज्योग्राफी पर हम पहुंच रहे हैं और उसका कहीं भी किसी भी चैप्टर में कोई योगदान है तो उसे रिकॉल कर ले रहे हैं, ताकि जब जरूरत पड़ेगी तो फिर जब हम डिटेल में अलीना लानीना पढ़ेंगे तो ये चीजें फिर हमारे दिमाग पर आएंगी। हमें दोनों तरफ से चीजों को, यानी कि डाउनवर्ड मूवमेंट और अपवर्ड मूवमेंट से संतुलन में लाना है। और बेसिकली जब हम लोग तैयारी करते हैं तो बस कंसेप्ट पढ़ने में अच्छा लगता है, यहाँ से वायु ऊपर उठी, यहाँ बैठी और यहाँ सागर क्षेत्र में ऐसा होता है। लेकिन जब उसकी क्षेत्रीय दशाओं के साथ जब अध्ययन किया जाता है तो वो जो हमारे दिमाग में जो खाके बनते हैं नॉर्मल रूल के हिसाब से, वो क्षेत्रीय विशेषताओं में जरूरी नहीं एज इट इज रहे, बदल भी जाते हैं, जिससे क्षेत्रीय भूगोल यानी रीजनल ज्योग्राफी का जन्म हो जाता है। तो जितने प्रिंसिपल्स हम लोग वर्ल्ड लेवल पर पढ़ेंगे, जैसे प्लेट टेक्टोनिक को पढ़ा, इन सबको पढ़ा, इन सारी बातों को, जैसे कहा गया कि भारत के बारे में तटों पर दोनों ओर घाट यानी पर्वत हैं, तो भारत के दोनों ओर जब घाट है तो जो तट होने चाहिए भारत के वो दोनों सकरे होने चाहिए। लेकिन क्षेत्रीय जब अंतर देखते हैं तो जो हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से चौड़ा है, उसके अपने क्षेत्रीय कारण हैं। दूसरे, भारत के दोनों कॉन्टिनेंटल शेल्फ यानी पानी के नीचे के जो तट हैं वो भी नैरो होने चाहिए, लेकिन वो नैरो ना होकर के जो वेस्टर्न कॉन्टिनेंटल शेल्फ है गुजरात और महाराष्ट्र के सामने वो ब्रॉड है, तो उसका भी क्षेत्रीय कारण है। तो जब जनरल प्रिंसिपल जान लें फिर वहां उसका एक्सेप्शन देखते चलें तो फिर हमें क्वेश्चंस मिलते जाते हैं। तो यहाँ हम लोग इंडोनेशियन वाटर की बात कर रहे हैं, केवल द्वीप का नाम जल संधि 1-2 पढ़े और भाग गए, सोचा हमने तैयारी कर ली। तो ये एक तरीके से पीछा छुड़ाना होता है। पीछा मत छुड़ाइए कमीशन से, उसके पीछे पड़ जाइए। ये अगर हम अप्रोच सामने रखेंगे तो हमें साल 1.5 साल में निसंदेह सफलता मिल जाती। उसके बाद फिर आप खूब आराम कर लें। तो वंस यू हैव डिसाइडेड एंड डिटरमाइंड टू एंटर इनटू द सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया, देन द कंप्लीट एंड परफेक्ट रेजोल्यूशन एंड डिटर्मिनेशन इज रिक्वायर्ड। जब आपने एक बार सिविल सेवा में जाने का मन बना लिया है, इरादा कर लिया है, तो अब आपको दृढ़ प्रतिज्ञ होना पड़ेगा। द फर्म रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड। क्लियर? तो इन्हीं चीजों पर जहां छोटे छोटे मैप हैं और जहां सिंपल असामान्य भाषा में हम लोग कह देते हैं कि जहां मानचित्र पर मैप पर गिचर पिचर ज्यादा है, हम वहां ज्यादा फोकस करें। और उसी गिचर पिचर से वेयर द डाइवर्सिटी ऑफ लाइंस कलर्स आर too much, we can reap up the fruits in the form of the questions। और उन्हीं जगह से हम अपने प्रश्न के रूप में फल प्राप्त कर सकते हैं। So absconders are not the always victorious, यानी जो भागते हैं absconder होते हैं वो हमेशा विजेता नहीं रहते। वो अपने आप को तो बचा लेते हैं लेकिन विजयश्री उनके भाग्य में नहीं होती। तो don't we follow the path of the absconders and
these absconders pretend ourselves just like the choosy person. और ये जो एब्सकॉन्डर्स होते हैं वो अपने आप को बताते हैं कि हम चुन चुन के पढ़ते हैं, यहां से हम वहां भाग गए, भागे नहीं, हम दूसरी जगह चुगने गए थे। तो ऐसा नहीं है, इस जगह पर आप बगुले की तरह, यू नो द युगुला मीन्स बगुला, तो वो अगर एक पैर पे खड़ा है उसी जगह उसे फिश मिल जाती है। तो दिस इज द मिस्ट्री ऑफ द सक्सेस इन एवरी एक्सपेक्ट ऑफ द लाइफ। जीवन के हर पहलू पर। तो सिविल सेवा की एंट्री के लिए भी रहस्य अलग कैसे हो सकता है? इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अवर कॉमन लाइफ। इट इज नॉट टू मच डिफरेंट डेस्टिनेशन एज इट इज प्रोवोकेटेड बाय द अदर्स। जैसा कि लोग इसे बताएं बिल्कुल अलग है और बड़ा तैयारी टफ है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो अगर हम अपने बेसिक एटीट्यूड से इसे करेंगे तो हो जाएगा। हम लोगों ने इंडोनेशियन पर बहुत बात की, फिर भी लास्ट लाइन जो यहाँ हम लोग लिख रहे हैं वो यही है, उसको भी लिख लें। तो इंडोनेशिया के जो छिछले जल होते हैं वो वॉकर सेल को भी प्रभावित करते हैं। द सैलो वाटर्स ऑफ इंडोनेशिया influences to the Walker cell। इंडोनेशिया के छिछले जल वॉकर चक्र को या वॉकर कोष को वायु कोष भी कहते हैं, प्रभावित करते हैं। आगे इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे ही, यहां बस इतना लिख लेते हैं। सामान्य वॉकर चक्र नॉर्मल वॉकर साइकिल के समय लानीना धारा हिंद प्रशांत क्षेत्रों में और असामान्य वॉकर चक्र के समय अल नीनो धारा जन्म लेती है। सामान्य वॉकर सेल वॉकर कोष के समय लानीना धाराएं हिंद तथा प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में प्रभावी रहती है, ये डोमिनेंट होती है। लानीना करेंट्स prevails over the surface of Indian and Pacific Ocean
during the normal Walker cell. Normal Walker cell. While El Nino prevails during abnormal Walker cell. अभी बस इतना यहाँ ध्यान रखेंगे, आगे जब हम लोग मानसून चैप्टर पर आएंगे तब इसे पढ़ेंगे। तो सामान्य वॉकर चक्र वॉकर कोष से कौन सा है? एल नीनो। और जबकि असामान्य से, तो असामान्य वॉकर कोष से लानीना, लानीनो, सॉरी, असामान्य से एल नीनो, ये धाराएं प्रभावी हो जाती है। एल नीनो धाराएं हिंद और प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में प्रभावी, और एल नीनो भारतीय मानसून को रोकती हैं। तो आगे इसका मैकेनिज्म हम आगे समझाएंगे, क्योंकि ये सब चर्चा में रहता है, अखबारों में रहता है। तो हम लोगों ने अच्छे से काफी डिटेल में इंडोनेशियन आर्कीपेलागो, उसकी लोकेशन, उसकी कुछ विशेषताओं का अध्ययन किया है। नाउ वी कैन मूव फॉर द साउथ एशिया। अब हम लोग दक्षिण एशिया की ओर चलते हैं। दक्षिण एशिया, इसको कुछ लोग भारतीय उपमहाद्वीप भी कहते हैं। कुछ लोग इसे मानसून एशिया भी कहते हैं, यानी इसके कई मिलते जुलते नाम हैं। तो either we can call it the South Asia or Indian subcontinent। सबके कहने के पीछे के अभिप्राय अलग अलग हैं, लेकिन मोर और लेस इलाका एक ही है, और द मानसून एशिया। तो कार्टोग्राफिकली मानचित्र के आधार पर ये एशिया महाद्वीप का दक्षिणी भाग है, इसलिए इसे साउथ एशिया कहते हैं। बट बिकॉज ऑफ द लिबरल वास्टनेस ऑफ इंडियन कल्चर, इट इज ऑल्सो नोन एज द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। उदार और विशाल भारतीय संस्कृति इस पर पाई जाती है, जिसके कारण इसे हम इंडियन सबकॉन्टिनेंट, ये आज भी है। तो आज हम इसे इंडियन डायस्पोरा के हिसाब से इंडियन सबकॉन्टिनेंट शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। भारतीय सभ्यता और संस्कृति और लोगों का प्रसार एक पॉजिटिव वे में। लेकिन जब हिस्ट्री लिखी जा रही थी तो कॉलोनियल माइंडसेट के जो स्कॉलर्स थे, तो उन्होंने भारत देश को एक देश न समझ करके इसे कई देशों के रूप में देखा था। तो फिर उन्होंने इसे एक कॉन्टिनेंट का बड़ा हिस्सा माना, ना कि एक देश माना। तो उनका अपना जो डिविजिबल थॉट था कि इसे और बांटा जा सकता है, उसके आधार पर सब कॉन्टिनेंट भी कहा है। तो कुछ राष्ट्रवादी, सम नेशनलिस्ट ऑलवेज अवॉइड द यूज ऑफ द टर्म सब कॉन्टिनेंट। तो वो उपमहाद्वीप शब्दावली से अपने आप को बचाते हैं। मानसून एशिया यानी एशिया महाद्वीप का वह भूभाग जिस पर मानसून तंत्र प्रणाली प्रभावी रहती है, वो दक्षिण एशिया ही है। इसीलिए इसे हम मानसून एशिया के नाम से भी जानते हैं। अब इसे अगर हम मैप पर देखना चाहें तो यहाँ अगर नॉर्थ में अगर हम जाएं तो जो हिमालयाज हैं
ग्रेटर हिमालयाज एंड कराकोरम, ये इनकी उत्तरी सीमा दक्षिण एशिया की बनाते हैं। इधर हम पूर्व की ओर अगर चले जाएं, आराकान और पेगुयोमा इसकी सीमा बनाते हैं। अगर हम पश्चिम में चले जाएं तो पाकिस्तान में स्थित बलूच हिल्स यानी ये बलूच पहाड़ियां इसकी सीमा बनाते हैं। और अगर उत्तर पश्चिम में चले जाएं तो दिस इज द हिंदकुश रेंज। हिंदकुश रेंज से अगर हम उत्तर और पश्चिम में जाएंगे तो सेंट्रल एशिया, और इधर रहेंगे तो साउथ एशिया। तो दिस इज एक्चुअली द साउथ एशिया। तो साउथ एशिया के दो निकटतम पड़ोसी हो गए। एक तो हम इसे अफगानिस्तान कह सकते हैं हिंदकुश की बदौलत, जिसके कि अफगानिस्तान का आंशिक भाग भी दक्षिण एशिया में आता है। इधर म्यांमार का हिस्सा भी इन पर्वत श्रेणियों में पड़ता है, तो ये हमारा म्यांमार हो गया। लेकिन भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका, मालदीव, ये ट्रूली साउथ एशिया है। तो दक्षिण एशिया के जो मुख्य देश हैं जिनका संपूर्ण क्षेत्रफल दक्षिण एशिया में है वो ये। इसके अलावा दो हमारे ऐसे पड़ोसी अफगानिस्तान और म्यांमार जिनके आंशिक भाग दक्षिण एशिया में आते हैं। तो हमें ये बात बिल्कुल स्पष्ट पता रहनी चाहिए। तो दक्षिण एशिया की उत्तरी सीमा काराकोरम और हिमालय श्रेणियां बनाती हैं। काराकोरम तथा बृहत हिमालय, सीधा स्पष्ट कौन सी रेंजेस? हिमालय दक्षिण एशिया की उत्तरी सीमा बनाती है। द नॉर्दर्न boundary of South Asia is made by Karakoram and ग्रेटर हिमालय। तो ग्रेटर हिमालय और काराकोरम से जो कुछ दक्षिण की ओर है वही दक्षिण एशिया है। ये नाम हमने इस आधार पर इसको दिया। अब इसकी जो उत्तरी पश्चिमी सीमा पर हिंदकुश पर्वत श्रेणी है। दक्षिण एशिया की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर हिंदकुश पर्वत श्रेणी किस देश की है? ये मेजर पार्ट किस में है? अफगानिस्तान। स्थित है तथा पूर्वी सीमा पर आराकान पेगुयोमा
पहाड़ियां स्थित हैं। तो भारत म्यांमार सीमा जो बॉर्डर है वो अराकान और म्यांमार में अंदर जो नहीं है भारत और इसके सीमा पर वो पेगुयोमा, ये मिलकर के इसे बनाते हैं। तो इसके ठीक दक्षिण में विशाल महासागर यानी हिंद महासागर उपस्थित है, ये सबको पता है। तो इसका जो पश्चिमी सीमा कौन बनाता है, तो दीज आर द बलूच हिल्स ऑफ द पाकिस्तान। तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ साउथ एशिया is made by हिंदू कुश, हिंदू कुश बनाता है, while ईस्टर्न margin is made by Arakan and Peguyoma। ये बनाते अराकान योमा एंड पेगुयोमा। वेस्टर्न बॉर्डर बाय द बलूच हिल्स, जबकि दक्षिण एशिया की पश्चिमी सीमा बलूच पहाड़ियों द्वारा बनती है। तो वेस्टर्न लिमिट ऑफ South Asia is made by बालूच हिल्स। तो पाकिस्तान और ईरान बॉर्डर के पास बलूच का सबसे पश्चिमी भाग है, तो दैट इज द बॉर्डर ऑफ ऑल्सो। तो पाकिस्तान ईरान बॉर्डर इज द वेस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द साउथ एशिया, while the Indo-Myanmar border is the easternmost boundary of the South Asia, and Indo-China border is also the northern boundary of the South Asia। तो अगर अब राजनीतिक इकाइयों के आधार पर कहें तो भारत चीन सीमा दक्षिण एशिया की उत्तरी सीमा है, पाकिस्तान ईरान सीमा दक्षिण एशिया की पश्चिमी सीमा है, और भारत म्यांमार सीमा दक्षिण एशिया की पूर्वी सीमा है। तो साउथ एशिया इंक्लूड्स द फॉलोइंग कंट्री कंप्लीटली। दक्षिण एशिया में पूरी तरह निम्नलिखित देश आते हैं, दे आर एंटायरली लोकेटेड इन साउथ एशिया। तो कौन कौन देश हैं? दक्षिण एशिया में पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, तथा मालदीव पूर्णतः उपस्थित हैं।
यानी इन देशों का कोई भी भूभाग दक्षिण एशिया के बाहर नहीं है। पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, श्रीलंका and Maldives are entirely located into South Asia। लेकिन अब इसका जो उत्तरी पश्चिमी सीमांत है और जो पूर्वी सीमांत है, इट शेयर some parts of the Afghanistan and Myanmar। किंतु अफगानिस्तान म्यांमार के कुछ भाग, फ्यू पार्ट्स के कुछ भाग दक्षिण एशिया के अंतर्गत आते हैं। बाकी म्यांमार का अधिकांश भाग दक्षिण पूर्व एशिया और अफगानिस्तान का उत्तरी भाग मध्य एशिया और पश्चिमी भाग वेस्टर्न एशिया। इसीलिए अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जो जियोपॉलिटिक्स के आधार पर सेंट्रल एशिया, वेस्टर्न एशिया और साउथ एशिया की राजनीति को प्रभावित कर सकता है। इसलिए यहाँ के इस भूभाग पर कॉलोनियल पीरियड में अप्रत्यक्ष नियंत्रण बनाए रखने के लिए जो ब्रिटिशर्स या रूलर ऑफ द इंडिया ऑफ दैट टाइम, उन्होंने डिसाइड किया था कि इसको, जो तीनों को प्रभावित कर सकता है, अगर हम डायरेक्ट कंट्रोल करेंगे, इस पर रूल करेंगे, तो हम वेस्टर्न एशिया, सेंट्रल एशिया और दक्षिण एशिया की राजनीति में उलझ जाएंगे। सो दे मैनेज टू कीप इट द इंडिपेंडेंट। इसलिए उन्होंने इस भूभाग को स्वतंत्र रखा ताकि यहाँ के ये जो स्वतंत्र कबीले या अफगान जो शासक रहे, ग्रुप रहे, वो लगातार एक्सपेंडिंग जो रशियन एम्पायर था उससे उलझते रहे। और रूस की अपनी उस समय की सम्राट की ऊर्जा और सेना का खर्च यहाँ अफगानिस्तान की ओर होता रहे। लेकिन उस बड़े इन्वेस्टमेंट से, वॉर जैसे बड़े इन्वेस्टमेंट से ब्रिटिशर्स अपने आप को बचा ले गए थे। तो सिंपल, इट इज द geographical location of Afghanistan. So the Afghanistan can join the South Asia, Afghanistan can join the Central Asia, and Afghanistan can join the Western Asian पॉलिटिक्स और जियोपॉलिटिकल रिलेशंस। यानी अफगानिस्तान की स्थिति ही ऐसी है। ठीक म्यांमार की भी स्थिति यही है कि ये दक्षिण पूर्व एशिया के घटनाक्रम से पूरी तरह, साउथ ईस्ट एशिया के घटनाक्रम से पूरी तरह प्रभावित होता है। बट इट मे बी इन्फ्लुएंस्ड एंड इट कैन इन्फ्लुएंस टू द पॉलिटिक्स ऑफ द साउथ एशिया। लेकिन म्यांमार दक्षिण एशिया की राजनीति में भी भाग ले लेता है। जैसे इस समय आप लोग कई शरणार्थियों के बारे में सुनते हैं जो भारत में या बांग्लादेश में म्यांमार की ओर से एंटर करते हैं। सो बिकॉज ऑफ द इट्स विसिनिटी विद द साउथ एशिया, द म्यांमार बिकम वेरी क्रूशियल पोजिशन एंड द अफगानिस्तान। तो इफ वी कैन मेंटेन द अमिकेबल रिलेशंस और द फ्रेंडली रिलेशंस विद द म्यांमार एंड अफगानिस्तान, अगर हम म्यांमार और अफगानिस्तान से अपने मित्रवत संबंध बनाए रखते हैं, जैसा कि हमारा इतिहास भी है, तो कहा जाता है कि भारत में कुछ बेहतर शांति या दक्षिण एशिया में बेहतर शांति रह सकती है। इसीलिए शांति और विकास के लिए लुक टू द ईस्ट एंड लुक टू द वेस्ट, हमें पूर्व और पश्चिम दोनों की ओर देखना चाहिए। यानी जब हम मैप पढ़ें
तो मैप को केवल कोर फैक्ट नहीं पढ़ें, हम अपने आसपास होने वाले भू राजनीतिक घटनाक्रम, सांस्कृतिक घटनाक्रम या आर्थिक जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होते हैं, हम उनकी बात करते हैं। सो वी रियली वांट टू डायरेक्टली एंटर इनटू द अफगानिस्तान। हम सीधे अफगानिस्तान में प्रवेश करना चाहते हैं, लेकिन बीच में पाकिस्तान की लैंड आती है, तो हम लोग अरेबियन सी से ईरान की ओर से पोर्ट बना करके एंट्री करना चाहते हैं सेंट्रल एशिया यानी अफगानिस्तान। तो इस तरीके से ये जितनी भी माकरान कोस्ट है जो ईरान का, तो दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द व्हाट साउथ एशिया। तो जो ईरान का मकरान है वो दक्षिण एशिया के अंतर्गत नहीं आता। तो इन सब चीजों को देखना है। कभी दे देंगे आपको नाम लिख करके अलग अलग तरह के तट या कोस्ट, और जैसे अराकान वाला रीजन है, तो अराकान वाला जो क्षेत्र है वो साउथ एशिया का पार्ट है, लेकिन माकरान जो वो ईरान में पड़ता है, तो माकरान इज नॉट द पार्ट ऑफ द साउथ एशिया। तो इस पर एक सिंपल सा क्वेश्चन बन जाएगा कि एशिया महाद्वीप के हिंद महासागरीय प्रमुख तट, तो हिंद महासागर में एशिया महाद्वीप के दो प्रमुख तट, एक माकरान और दूसरा अराकान। तो माकरान और अराकान क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र जो है वो दक्षिण एशिया के अंतर्गत आता है? तो उन्होंने नंबर 1 पे लिख दिया अराकान और नंबर 2 पे लिख दिया माकरान। केवल एक, केवल दो, या दोनों ही नहीं, इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। तो अराकान इज द पार्ट ऑफ द साउथ एशिया, बट माकरान इज एक्सक्लूसिवली लोकेटेड इनटू द ईरान। माकरान ईरान में है एंड ईरान इज द पार्ट ऑफ वेस्ट एशिया। इस तरीके के क्वेश्चंस हम लोगों से फ्रेम हो जाते हैं और कहते हैं कि कुछ नया आ गया। नया कुछ नहीं आता है अगर हम लोग अपने सिलेबस को ईमानदारी से पढ़ते हैं। कोई भी शब्द कहीं सुनते हैं तो उस शब्द के साथ जो कंसेप्ट और जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस हैं वो हमें अपने नोट्स में जरूर लिखनी चाहिए। फिर एग्जामिनर कुछ भी हमसे पूछे, हम वहां कॉन्फिडेंटली आंसर कर लेते हैं और ट्रैप नहीं होते हैं। तो अब कभी माकरान पर आ गया, कभी ग्वादार पोर्ट पर आ गया क्वेश्चन इन सबको लेकर के, तो अब वही इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं लेकिन उसको हम रिलेट नहीं करते हैं। तो रिलेट करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने इन चीजों को लिखा। तो क्या बताया? बट अफगानिस्तान एंड म्यांमार, हम अपने नोटपैड पर लिख रहे हैं, पार्शली शेयर द साउथ एशिया। ये दक्षिण एशिया को आंशिक रूप से शेयर करते हैं। अब हम लोगों ने कंट्री और इन लोकेशंस को इस पर देख लिया है। इन सब में तो अफगानिस्तान से अगर हम चलें तो हिंद कुश पर्वत श्रेणी बहुत रिमार्केबल फीचर है। तो जरा हम पाकिस्तान और उसके पड़ोस में पहुंचते हैं। तो पाकिस्तान देश का थोड़ा भूगोल देख लें। कई लोग कह रहे होंगे हम क्यों देखें, आपको हम पाकिस्तान घुमा देते हैं। आप ना भी घूमना चाहें तो अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार एंड पाकिस्तान, इतनी चीजें इस पेज पर हैं। थोड़ा जूम कर दें, ये अफगानिस्तान बना दिया, पाकिस्तान। This one, Pakistan. Now we can zoom it. This is Indo-Pak border. ये भारत पाकिस्तान सीमा है। लाहौर के पास तक गए और लौट आए। ये
सियालकोट, रावलपिंडी, ये सब बॉर्डर एरिया हो गया। यहां पहुंचते हैं तो ये पाकिस्तान का बॉर्डर है, इधर ईरान से मिल रहा था, अब ये यहां अफगानिस्तान से मिल रहा है। तो अफगानिस्तान से जब बॉर्डर मिल रहा है तो थोड़ा कलर हम ये चेंज कर दें, क्योंकि यहां कंट्री बदल रहे हैं। ये दिख रहा है आपको। तो ये पाकिस्तान का नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है। ये तोबा काकार रेंज है, और तोबा काकार और ये यहां तक ये हिंदुकुश का ही विस्तार है। तो एक्चुअली ये हिंदुकुश रेंज है। और हिंदुकुश रेंज अगर हम यहां पर देखें तो ये गैप है, एंड दिस गैप इज नोन एज द खिब्बर पास। और खिब्बर पास पेशावर के ठीक नॉर्थ में है, और यह पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का हिस्सा है, एंड नॉट टू मच अवे फ्रॉम द इस्लामाबाद। और ये इस्लामाबाद से बहुत अधिक दूर नहीं है। पेशावर इज वेरी क्लोज टू द खिब्बर पास। तो यहां अगर हम करते हैं तो हिमालयन सिस्टम, हिमालय तंत्र की कुछ पहाड़ियां पाकिस्तान के उत्तरी भाग में हैं, और हिंदुकुश की भी कुछ पहाड़ियां पाकिस्तान के उत्तरी भाग में हैं। और हिंदुकुश का ये जो शिखर है, जिसे हम तिरिक मीर कहते हैं, ये बाकी तो हिंदुकुश यहाँ हमें अफगानिस्तान में दिख रहा है, बट नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट of the Hindukush range lies in Pakistan, and its peak is Tirik Mir. Clear? तो जो हिंदुकुश रेंज है, इट इज वेरी क्लोज टू द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ऑफ द पाकिस्तान, जहां पर ये खिब्बर दर्रा है। और इस दर्रे से होकर प्राचीन और मध्यकाल में सेंट्रल एशिया के साथ, तो अफगानिस्तान का ये हिस्सा सेंट्रल एशिया कहलाता है, वहां से आवागमन हुआ है। इसलिए हिस्ट्री में अक्सर आप खिब्बर पास का उल्लेख पाते हैं। तो इन सब को हमें लिखना क्या है, बहुत डिटेल में नहीं है, डिटेल में तो हमें यहाँ भारत पढ़ना है और उससे रिलेटेड फीचर्स पर ध्यान रखना है। तो जरा लिखते हैं इसको। तो किसके बारे में कुछ नोट्स बना लिए जाएं, ताकि अब कोई क्वेश्चन ना आए तो हम लोग आसानी से। तो यहाँ थोड़ा कंट्री वाइज नोट्स दक्षिण एशिया में बनाते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा, और हमारी जो स्ट्रेटजी होगी वो ज्यादा सक्सेसफुल रहेगी। तो दक्षिण एशिया में हमने सबसे पहला नाम किसका लिया है? तो अक्सर आप लोग पाकिस्तान का इतिहास में तो रुचि लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान का भूगोल भी देख लेना चाहिए। हिंदकुश श्रेणी का अधिकांश भाग अफगानिस्तान के अंतर्गत आता है, किंतु इस श्रेणी का उत्तरी पश्चिमी भाग, इस श्रेणी का उत्तरी पूर्वी भाग पाकिस्तान में स्थित है। जिसका सर्वोच्च शिखर अभी हमने आपको बताया था, यही है, दिस इज तिरिक मीर, जिसका सर्वोच्च शिखर तिरिक मीर है।
और तिरुकमीर इज द हाईएस्ट पॉइंट इन पाकिस्तान। तिरुकमीर पाकिस्तान का सर्वोच्च बिंदु है। इसे आप चेक कर सकते हैं यहां से। तो पाकिस्तान में ये है 7708। व्हाट इज द हाइट ऑफ तिरुकमीर? 7708 मीटर। अब अगर हम इससे और भी जितने ट्रायंगल यहां पर लगे हुए हैं 2987, इन सभी भूभागों में आ जाएं, ये कोह, ये मारन, जितने भी एरिया हैं पाकिस्तान में, सभी के अगर हम ट्रायंगल चेक कर लें तो किसी भी ट्रायंगल की हाइट तिरुकमीर से ज्यादा नहीं है। तो अक्सर ये लगता है अगर ये स्टेटमेंट दे दिया जाए कि पाकिस्तान बृहद हिमालय और हिंदुकुश पर्वत श्रेणी के जो संधि क्षेत्र है वहां पर अफगानिस्तान के साथ हिस्सेदारी करता है। तो पाकिस्तान शेयर्स द हिंदुकुश एंड द ग्रेटर हिमालय जंक्शन रीजन विद अफगानिस्तान। ठीक, अब बात आती है द हाइट ऑफ द हिमालयाज इज मोर देन द हिंदकुश रेंज। हिमालय की ऊंचाई हिंदकुश पर्वत श्रेणी से अधिक है, ये भी बात सही है। द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द पाकिस्तान इज लोकेटेड इनटू हिमालय रेंज। पाकिस्तान का सर्वोच्च बिंदु हिमालय श्रेणी में स्थित है, तो ये गलत हो जाएगा, बिकॉज तिरुकमीर इज द पीक ऑफ द हिंदकुश रेंज। पाकिस्तान का जो सर्वोच्च बिंदु है वो तिरुकमीर है और वो हिंदकुश श्रेणी का भाग है। तो तिरुकमीर है और तिरुकमीर पाकिस्तान का सर्वोच्च बिंदु है। तो हम लोग अब इंग्लिश में भी लिख लेते हैं। द मेजर पार्ट ऑफ हिंदकुश रेंज lies in Afghanistan, but its northeast part of Hindukush falls in Pakistan. Northeast part is in Pakistan. तिरुकमीर is the peak of Hindukush located in Pakistan। तो ये पाकिस्तान में है। एंड तिरुकमीर इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ पाकिस्तान, और तिरुकमीर पाकिस्तान का सर्वोच्च बिंदु है। अब इन चीजों को आप लोग गाइड पर ढूंढते हैं, वहां नहीं मिलता है, और इसी को रिलेट करके वो क्वेश्चंस बना देते। अब पाकिस्तान के पास ग्रेट प्लेन का हिस्सा है, यानी पंजाब है, फिर इधर सिंध प्लेन है। इन सब की बात हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पर करेंगे, ताकि दक्षिण एशिया और उनके पड़ोसी देशों का भूगोल और फिर भारत के साथ उनका संबंध पढ़ लें। भारत को तो हम लोग ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में डिटेल में पढ़ते ही हैं। सो फॉर टुडे इट्स ओवर। ऑल राइट।